हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम है। पहले हम समझेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज दैट स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्स एंड एक्टिविटी ओवर रीच्ड to achieve specific commercial objective. It is a framework within which business activities are planned, coordinated, and executed. At its core, a business organization impars developing human capital, financial resources, technology, and other assets systematically to generate goods and services aimed at satisfying customers' demands or needs. These structures can take various forms of including sole proprietorship, partnership, corporation, limited liability company और cooperative, differing in ownership, management, legal liabilities and taxation structures। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने बहुत से बिजनेस देखे भी होंगे, सुना भी होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कई तरीके से की जाती है ना। उसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल बंदा रिसोर्सेज को लेके आता है, इकट्ठा करता है, मशीनरीज अरेंज करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसके अंदर ह्यूमन कैपिटल होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, और वो क्या करते हैं, गुड्स को जनरेट करते हैं। वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके की होती है, कितने फॉर्म्स होते हैं उसके, कितने टाइप की हो सकती है। वैसे तो हमें बहुत से फॉर्म्स दिए गए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन कॉमनली हमें 5 फॉर्म दिए गए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। वो कौन कौन से हैं? पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, कॉर्पोरेटिव और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये 5 तरीके की हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। अब पार्टनरशिप तो आपको नाम सुनते ही हो रखी होगी कि भाई पार्टनरशिप का मतलब दो से ज्यादा बंदे होंगे। अकेला बंदा तो पार्टनर हो ही नहीं सकता ना। पार्टनरशिप में क्या होगा, 2 बंदे तो मिनिमम हमें चाहिए जब हम पार्टनरशिप करते हैं। कोई भी बंदा पार्टनरशिप के अंदर आता है। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर 50 लोग पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2। ठीक है। पार्टनरशिप, यू कैन क्लासिफाई अ बिजनेस पार्टनरशिप एज आइदर जनरल और लिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप अलाउज बोथ partners to invest in business with 100% responsibilities for any business debt. They do not require a formal agreement. In comparison, limited partnership requires owners to fill paperwork with the state and compose formal agreement that describe all the important detail of the partnership, such as who is responsible for certain debts. देखो, पार्टनरशिप आपने समझा, पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 बंदे, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। पार्टनरशिप अभी 2 तरीके से क्लासिफाई की गई है, एक जनरल पार्टनरशिप, एक लिमिटेड पार्टनरशिप। अब आपको ये नहीं पता होगा डेट का मतलब क्या होता है। डेट का मतलब होता है, अब कोई बैड डेट जिसको हम बोलते हैं, डेट का मतलब क्या होगा कि अब हमारा कोई क्रेडिटर है, मतलब हमें किसी से पैसे लेने हैं। ठीक है। अब हमें किसी से पैसे लेने और हमें ये पता चल गया कि वो पैसे डूब चुके हैं, वो पैसे आने ही नहीं है। हमने ये मान लिया है कि वो पैसे आने ही नहीं है, तो वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे अकाउंटिंग की टर्म में बैड डेट्स हो जाएंगी कि भाई ये पैसे हमारे आने ही नहीं है। बैड डेट का मतलब आप समझ गए। अब जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसके अंदर क्या होता है, जो दोनों हमारे पार्टनर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 100%, तो वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उस बिजनेस के बैड डेट के लिए। इसके अंदर कोई भी फॉर्मली एग्रीमेंट नहीं किया जाता है, कोई भी लिख के जो एग्रीमेंट होता है ना वो नहीं होता है। अब लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पूरा पेपर वर्क होता है, फाइल पेपर वर्क करते हैं वो पूरा, जिसके अंदर एक फॉर्मल एग्रीमेंट किया जाता है, सारी डिटेल लिखी जाती है कि भाई कितना, कौन सा पार्टनर कितने शेयर्स लेगा, कितने उसके कैपिटल इन्वेस्टेड है, उसके अकॉर्डिंगली कितना वो प्रॉफिट लेगा, और वो कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगा उन डेट्स के लिए। वो सब चीजें लिखी होती हैं उस एग्रीमेंट के अंदर। जनरल के अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं बना जाता है, वो लोग 100% अपना क्या है, बैड डेट्स को लेते हैं, दोनों ही पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, भाई इजी टू एस्टेब्लिश। अब एक बंदा अगर कोई मिलके काम करेगा तो उसके पास तो कई बार क्या होता है, पैसे की कमी पड़ जाती है। अब 2 बंदे हैं, 2 बंदों के पास पैसे
थोड़े से तो ज्यादा होंगे ना, दो को मिला के। एक के पास 100 है, दो के पास 100 है, तो 200 हो गए ना। अब अकेला 100 लगाएगा, है ना। तो इजी टू एस्टेब्लिश होता है कंपेयर टू अदर बिजनेस स्ट्रक्चर। पार्टनरशिप रिक्वायर्स मिनिमली पेपर वर्क एंड लीगल डॉक्यूमेंट टू एस्टेब्लिश। उसके अंदर थोड़ा सा पेपर वर्क होता है और लीगली जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा पेपर वर्क नहीं होता है, जल्दी ही वो उसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पार्टनरशिप कैन कंबाइन एक्सपर्टीज विद मोर देन वन लाइक, सॉरी भैया कई बार गला जवाब दे जाता है, वन लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज देयर कोलैबोरेटिव स्किल सेट्स। देखो पार्टनरशिप एक्सपर्ट्स बंदों को कंबाइन करता है। हम अरे गरे बंदे को तो पार्टनरशिप के अंदर लेके नहीं आएंगे। अब हमें कोई बंदा दिख रहा है कि भाई ये बहुत सालों से बिजनेस कर रहा है, इसका इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे भाई आप हमारे बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्ट करें, हमारे भी यहाँ पे आप पार्टनर बने, क्योंकि हमारा बिजनेस प्योर अच्छा चले। तो हम एक्सपर्टीज नई नई स्किल सेट्स के अकॉर्डिंगली ही पार्टनर को बनाते हैं और नए एक्सपर्टीज हमारे पार्टनरशिप के अंदर आती रहती है, वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कलोड। भाई देखो दो पार्टनर काम करेंगे तो वर्कलोड तो कम होता ही होता है। अब एक तो घर में आपकी मम्मी खाना बनाए, है ना, अब उनके ऊपर सारे काम का वर्कलोड होता है, भाई वो घर की सफाई भी करती हैं, काम भी करती हैं। एक आप हो, आपकी बहन है, आपके भाई हैं, कोई भी है, वो आपकी मदर की हेल्प करें, तो उनका कुछ हद मतलब एक चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल होती है, उनको खुशी भी मिलती है और उनका वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाता है अगर हम थोड़ा सा एक काम कर देते हैं, तो इसमें कोई खराबी भी नहीं होती। उसी तरीके से अगर कोई पार्टनर है आपका, वो पार्टनरशिप के अंदर आएगा तो आपको थोड़ा सा ये संतुष्ट रहेंगे आपकी, अगर मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ तो मेरा दूसरा पार्टनर संभाल लेगा उस चीज़ को, तो वर्कलोड थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पीपल इन पार्टनरशिप कॉमनली शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो दैट वन पर्सन डजंट हैव टू डू ऑल द वर्क। देखो एक पर्सन को सारे काम करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब पार्टनरशिप के अंदर आते हैं तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भी रिश्ते के अंदर कोई भी जुड़ता है, दो लोग जुड़ते हैं, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिलेशनशिप को निभाना, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो शादी है, चाहे कुछ भी है। डिसएडवांटेजेस टू कंसर्न। डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगी पार्टनरशिप की? पॉसिबिलिटी फॉर डिसएग्रीमेंट्स। अब अगर हमने एग्रीमेंट करवा लिया तो ठीक है, अगर हम जर्नल की बात करें तो भाई पॉसिबिलिटी है कि वो एग्री ना करें उन बातों पे, बाद में मुकर जाए। By the having more than one person involved in business decisions, partnership may disagree on some aspect of the operations. Disagreement एक तो ये चीज होगी कि वो बातों से मुकरेगा, अब वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाएगा। जैसे कि शादियों में होता है, ज्यादातर डिवोर्स इसी वजह से होते हैं कि पहले तो हर चीज के लिए हाँ हाँ होती है, उसके बाद वही हाँ वाली चीजों के लिए डिसएग्रीमेंट हो जाता है, वो मना कर देता है। उसी तरीके से अब आप कोई काम कर रहे हैं, आपने मतलब आप कोई ऑपरेशंस कर रहे हैं, कोई काम चल रहा है आपके बिजनेस के अंदर, आप बोल रहे हैं कि हाँ हम करेंगे करेंगे, दूसरा पार्टनर मना कर देता है कि नहीं नहीं कर रहे, तो डिसएग्रीमेंट कई बार हो जाता है, उस वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। आप ये चाहते हो ऑपरेशन, वो चाहता है नहीं हो, है ना, तभी झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, तभी पार्टनरशिप टूटती है। डिफिकल्टी इन ट्रांसफरिंग ओनरशिप विदाउट अ फॉर्मल एग्रीमेंट दैट एक्सप्लिसिट a straight process and a business may come to help its partnership disagree and choose to end their partnership। अब क्या होता है कि पार्टनरशिप जो है आपकी, अगर आपने कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं बनाया तो आप किस तरीके से किसी को ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, है ना। अब आप उस पार्टनरशिप को छोड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से छोड़ेंगे जब आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। फुल लायबिलिटी इन अ पार्टनरशिप, ऑल मेंबर्स आर पर्सनल लाइबल फॉर बिजनेस रिलेटेड डेट्स एंड मे बी परस्यूड इन अ लॉ सूट। देखो लायबिलिटी सबकी होती है, हर जब जो भी पार्टनरशिप के अंदर आ गया बंदा, उसको सबको वो लाइबल है उन डेट्स को पे करने के लिए, जो आपकी लायबिलिटीज उनको पे करने के लिए। अगर वो पे नहीं करता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है। इन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी कॉर्पोरेशन। अ कॉर्पोरेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट एज अ यूनिक एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। A corporation may its own tax before distributing profit or dividend to shareholders. There are three main forms of corporation: C corporation, S corporation and limited liability corporation, LLC जिसको हम बोलते हैं। देखो कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होगा, जो आपके शेयर होल्डर हैं उनसे अलग एक बंदा, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर मतलब शेयर होल्डर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी,
ना शेयर होल्डर्स को टैक्स पे करना, ना कुछ करना। कॉरपोरेशन जो है, जो सेपरेट आपकी लीगल एंटिटी है, वो प्रॉफिट देने से पहले ही टैक्स पे कर चुकी होगी। कॉरपोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। और इसके अंदर 3 फॉर्म्स होते हैं कॉरपोरेशन की, सी कॉरपोरेशन, एस कॉरपोरेशन और लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन करना, बस इनके नाम याद रखना। एडवांटेजेस ऑफ कॉरपोरेशन, सबसे पहले क्या है, ओनरशिप आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बिजनेस डेट। देखो कॉरपोरेशन एक अलग चीज हो गई ना, शेयर होल्डर अलग हो गए, तो जो ओनर है उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नहीं, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई कोई भी डेट हो, हमें क्या मतलब है। इन जनरल द शेयर होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेशन आर नॉट लाइबल टू डेट फॉर इट्स डेट, इंस्टेड शेयर होल्डर रिस्क देयर इक्विटी। बट उनको इक्विटी पे रिस्क है, शेयर होल्डर को क्यों रिस्क है। अब कॉरपोरेशन एक अलग एंटिटी है, इन्होंने बताया प्रॉफिट देने से पहले ही वो टैक्स पे कर देता है, तो प्रॉफिट देने से पहले शेयर होल्डर को प्रॉफिट देने से पहले वो डेट भी पे कर देगा। अब जब इक्विटी वाले हैं, इक्विटी का मतलब क्या होता है आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी शेयर सबसे रिस्की शेयर होते हैं। इक्विटी शेयर्स के अंदर क्या होता है, जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता है। मतलब अगर जितना आपको प्रॉफिट होगा, जितना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा। अब इक्विटी शेयर रिस्क में होते हैं, अब प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको नहीं मिलेगा, ये होता है। अब दूसरे हमारे टाइप होते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा कि आपका प्रॉफिट हो ना हो, आपका जो डिविडेंड होता है, जो आपका बेनिफिट होता है, वो आपका फिक्स होता है, वो आपको मिलेगा, चाहे कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, आपको डिविडेंड एक फिक्स अमाउंट में पे किया जाता है। इसलिए प्रेफरेंस शेयर को कम रिस्की शेयर बोला जाता है। अब ये चीजें आप ज्यादातर अकाउंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। इक्विटी होती है शेयर होल्डर्स की, वो रिस्क में रहती है, बट वो लाइबल नहीं होते हैं, डेट उनको कोई पे करने की जरूरत नहीं होती है। टैक्स अजम्पशन, कॉरपोरेशन कैन डिडक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द कंपनी बेनिफिट। जो कॉरपोरेशन है वो डिडक्ट कर देते हैं जो भी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के बेनिफिट्स के लिए, जो इंक्लूड किए जाते हैं, भाई हेल्थ इंश्योरेंस है, प्रीमियम है, वेजेस है, टैक्स है, ट्रैवल है, इक्विपमेंट है एंड मोर। ये सारे जो कॉरपोरेशन है वो आपकी अजम्प्ट कर देती, डिडक्ट कर देती पहले ही। नेक्स्ट है क्विक कैपिटल थ्रो स्टॉक, टू राइज एडिशनल फंड्स फॉर द बिजनेस शेयर होल्डर्स में सेल शेयर्स इन द कॉरपोरेशन। क्विकली भाई आप अपनी कैपिटल को स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी एडिशनल फंड है आपके बिजनेस के अंदर, तो शेयर होल्डर्स जो है वो अपने शेयर्स को बढ़ाने के लिए कॉरपोरेशन के अंदर अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं, क्विकली अपनी कैपिटल को वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, डबल टैक्सेशन फॉर सी कॉरपोरेशन, द कॉरपोरेशन मस्ट पे इनकम टैक्स एट अ कॉर्पोरेट रेट बिफोर प्रॉफिट ट्रांसफर टू द शेयर होल्डर हु मस्ट देन पे टैक्स और एन इंडिविजुअल लेवल। देखो अब डिसएडवांटेजेस के लिए क्या हो गया कि डबल टैक्सेशन पे करना पड़ता है। अब कॉरपोरेशन ने प्रॉफिट देने से पहले ही क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया भाई। अब टैक्स पे करने के बाद क्या होगा, जब इंडिविजुअल के पास प्रॉफिट आएगा, इंडिविजुअल के पास प्रॉफिट आया तो उस इंडिविजुअल को भी तो टैक्स पे करना पड़ेगा ना, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। अब वो इंडिविजुअल भी टैक्स पे करेगा, कंपनी ने पहले भी टैक्स पे कर दिया, तो डबल टैक्सेशन हो जाता है। एनुअल रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट, विद द एक्सपेंशन ऑफ एन एस कॉर्पोरेशन द कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स एन सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ पेपर वर्क। एनुअल रिकॉर्ड जो है वो आपको रखना पड़ता है, रिक्वायरमेंट रहती है। अब सारा कॉर्पोरेशन के अंदर जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो सारा पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा, तो वो बहुत एक एनुअल रिकॉर्ड रखना बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, पूरा पेपर वर्क करके रखना। देन ओनरशिप आर लेस इन्वॉल्व देन द मैनेजर, when there are several investors with no clear majority interest, the management team may direct business operation rather than the owners। इसके अंदर क्या होता है, जब बहुत से ओनर हैं और आपको ये नहीं पता कि ओनर कौन कौन है, कितना ये कितने का ओनर है, ये कितने का ओनर है, क्योंकि कॉर्पोरेशन में चीजें चल रही हैं, सारी चीजें पहले ही हो जा रही है, ओनर्स को तो बाद में सब चीजें मिल रही है ना। तो क्या होता है, मैनेजर जो होते हैं, मैनेजमेंट जो होती है, वो सारी चीजें काम करती है, वो डायरेक्टली ऑपरेशंस को डन करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई आपको मतलब ये कह दिया जाता है कि आपको कोई मतलब नहीं है ओनर कौन है, कैसा है, क्या नहीं है,
आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली सारे काम को करो। मैनेजमेंट सारे काम अपने आप संभालती रहती है, ओनर को कुछ मिले ना मिले उनको कोई मतलब नहीं होता है, मैनेजमेंट ही सब चीज़ों को संभालेगी, तो ओनर्स लेस इन्वॉल्व हो जाएंगे उस चीज़ के अंदर। सी काफ़ी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादा आप लोग समझ नहीं पाएंगे, अभी 11th क्लास के अंदर ही हैं, तो ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं। 2 फॉर्म्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पार्टनरशिप को कंप्लीट कर लिया है, कॉर्पोरेशन को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।